दूसरा चरण सियासी आक्रमण। निकाय का चुनाव अब रोचक मोड़ पर आ चुका है। 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी की रोजाना 4 से 5 जिलों में चुनावी सभाएं हो रही हैं। विपक्ष के खिलाफ सीएम योगी का करारा प्रहार लगातार जारी है। 2017 से पहले की सरकारों पर सीएम योगी ने निशाना साधा है। सीएम योगी ने बसपा सपा को माफिया का संरक्षण देने वाली पार्टियां बताया। वहीं विपक्ष ने पलटवार कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। तो सवाल वही, निकाय का प्रचार कौन कितना दमदार, योगी के ललकार, आस्था से ना हो खिलवाड़, शिवपाल पर राजभर का सबसे बड़ा वार। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। योगी की ललकार, आस्था से ना हो खिलवाड़। तो आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कर्नाटक के रण से पीएफआई पर अटैक। उत्तर प्रदेश जैसे आज एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है, ऐसे ही कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ने का कार्य किया है। पीएफआई को बैन करके पीएफआई को पूरी तरह तोड़ने का कार्य किया है। अखिलेश के साथ शिवपाल, बीजेपी को सपोर्ट। ये सब जितने चाचा के खास हैं, ये सब बीजेपी के साथ हैं और यही लोग बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। ये सपा को मजबूत नहीं कर रहे हैं। ये सपा भाजपा मिले हुए लोग, लेकिन बीजेपी को नहीं हरा सकते। ये बीजेपी को जिताने के लिए ये साथ है चाचा अखिलेश यादव जी के साथ, लेकिन इनके लोग बीजेपी के साथ। निकाय का प्रचार, सियासी वार पलटवार। प्रथम चरण में भाजपा का जहां तक मेरी जानकारी है, वो जो आशा कर रहे थे उसके अपेक्षा अनुसार इनको सीटें नहीं मिलेंगी। 11 तारीख के लिए कांग्रेस पूरे दमखम के साथ पहला चुनाव लड़ी है और दूसरे चक्का भी लड़ेगी। लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनका चरित्र आपसे छिपा हुआ नहीं है। इनका इतिहास आप सब जानते हैं। जब इनके पास सत्ता होती, कोई भी सरकार हो, नगर पालिका की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, ये गरीब का हक गरीब तक नहीं पहुंचने देते। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। 3 राउंड में हम पूछेंगे सवाल। तो पहले राउंड का सवाल है, पहले राउंड में हमारे पैनलिस्ट जवाब देंगे इस सवाल का, निकाय के दूसरे चरण में कौन कितना दमदार है। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, दूसरे चरण में कौन कितना दमदार है, फर्स्ट राउंड का यह सवाल होगा। दूसरे राउंड में हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात का जवाब देंगे कि क्या सभी 17 निगम सीटों पर भाजपा जीत पाएगी, क्योंकि 2024 के लिए तो 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य रखा है। तो निगम क्या इसका लिटमस टेस्ट साबित होगा। निकाय में बीजेपी को टक्कर दे पाएगा क्या विपक्ष, ये तीसरे राउंड में सवाल करेंगे तमाम पैनलिस्ट से। और उसके लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रशांत पटेल उमराव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अब्बास हैदर जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय मिश्रा जी हैं, नेता बसपा, जैनेन्द्र प्रताप सिंह है सुभाषपा के प्रवक्ता, और आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए राउंड 1 की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सवाल अब्बास हैदर जी आपसे यही, निकाय का प्रचार कौन कितना दमदार, बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या कर्नाटक की, विपक्षी पार्टियों पर लगातार निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां तक मुझे लगता है वोट बदलाव का है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता ने वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा भय का माहौल बनाने का काम किया। चुनाव में हमने देखा कि 35% घट करके वोटिंग हो गई निकाय में, जबकि इससे पहले हमेशा इससे बहुत अधिक वोटिंग होती थी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल के सलाखों के पीछे है, जबकि सत्यता यह है कि उत्तर प्रदेश के जो आम नागरिक है वो आज बाहर निकलने से डर रहे हैं, जिसका नतीजा हम लोगों ने निकाय चुनाव में। ठीक है, आपने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, आम आदमी जो है वो बाहर निकलने में डर रहा है। प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, वही कानून व्यवस्था जिसे डंके की चोट पर आप आगे रखते हैं और कहते हैं कि सेफ समाज दिया है हमने, माफियाओं की गर्मी निकल गई है, बदमाशों की हेकड़ी निकल गई है।
आप तक आवाज पहुंच रही है प्रशांत जी? तो लगता है उन तक आवाज फिलहाल नहीं जा रही है, और शायद किसी पैनलिस्ट के पीछे कोई ऑडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना टीवी सेट या जो भी ऑडियो है, शायद अब्बास हैदर जी आप ही के पीछे कोई ऑडियो है बैकग्राउंड में, उसको आप अगर बंद करवा लेंगे तो आवाज सबकी साफ आएगी। प्रशांत जी फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये सवाल विजय मिश्रा जी आपसे। को नमस्कार। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो बांदा में 6 लोगों को गोली मारी गई। आप लोग कहते हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, लोगों में डर आ गया कानून का। कहां डर आ गया है? और निकाय चुनाव में जिस तरह वोट प्रतिशत कम हो रहा है, इससे साफ मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है और लोग लोकतंत्र में डरे सहमे से इसको हटाने के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं। और जो भी वोट जा रहा है वो विपक्षियों की हो सकता है, बसपा के लिए भी अच्छा है, और बसपा भी 17 जगह चुनाव लड़ रही है और उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र प्रताप सिंह, सुभाषपा प्रवक्ता। जैनेंद्र जी, कौन कितना दमदार? राउंड नंबर 1 का यही सवाल है, क्योंकि चुनाव प्रचार सभी पार्टियां कर रही हैं, दूसरे चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन रह गए। देखिए, मैं अपनी पार्टी का बता सकता हूं कि हमारी पार्टी ने जमीनी स्तर पर पिछले 1 साल में काम किया है, और जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, निकाय चुनाव के जो मुद्दे होने चाहिए, उनको जनता के बीच में रखा है। हम उसी के साथ निकाय चुनावों के बीच में गए हैं। और रही बात ताकत दिखाने की, तो आपको याद होगा 2017 में हम भाजपा के साथ थे, तो पूर्वांचल में जिन सीटों पे इस बार 325 से 265 भाजपा आ गई है, वो सभी सीटें उसके साथ गई थी। 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे। ठीक है, पूर्वांचल की समाजवादी पार्टी के साथ गई हैं। तो ये हमारी ताकत। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि कल ही लखनऊ में हमने चेन स्नैचिंग का एक मामला देखा। आप बताइए कि चेन स्नैचिंग जैसे छोटे मोटे अपराधों पे भी लगाम नहीं लगा पा रही है। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे बीजेपी सबसे मजबूत मुद्दा मानकर चल रही है। प्रशांत उमराव जी। देखिए, 6 साल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, और इसी का परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा 2022 के चुनाव में हमें मौका दिया है, और लगातार हम माफियाओं पर कार्रवाई हो रही। जो 181 बड़े अपराधी माफिया थे, उनका इनकाउंटर हुआ है। अभी 64 लोगों की भी लिस्ट जारी की गई, उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही थी। 2 दिन पहले भी बड़े उत्तर प्रदेश के माफिया थे, अनिल दुजाना, उसका इनकाउंटर हुआ है, पुलिस से भाग रहा था। तो इस तरह हम जो संगठित अपराधी गिरोह माफिया जो थे उत्तर प्रदेश में, उन पे लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, और जनता में आज अमन चैन कायम है। 6 साल से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो इसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास लगातार। चलिए, तो आपका यह कहना है कि चुनाव दर चुनाव इसी मुद्दे पर जनता मोहर लगाती आ रही है, और एक बार फिर से ऐसा ही होने जा रहा है निगमों के चुनाव में। इस मुद्दे को भी जनता ज़हन में रखेगी, ये बीजेपी का मानना है। आलोक वत्स जी, कौन कितना दमदार? सवाल यही है कि आप फिलहाल प्रचार का आकलन करें अगर उठा के, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं, कर्नाटक में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या विपक्षी पार्टियों के प्रचार में वो एग्रेशन या वो तेजी आपको दिख रही है? सपा और बसपा का तो शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक में जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो यूपी के चुनाव में तो नजर नहीं आया अभी तक। उत्तर प्रदेश में जो भी व्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं है कि कानून और व्यवस्था में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जो पहले भी नहीं था। माफियाओं, गुंडों का राज था, अभी इसमें काफी बदलाव आया है, और लोगों के अंदर एक स्वस्थ माहौल की परंपरा जगी है। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वो धार विपक्षी दलों में देखने को नहीं मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पिछले 36 जगहों पर वोट हुआ था, उसमें मेरी समझ से बीजेपी को एज है। इस 37 जगहों पर भी अपने कार्यों की बदौलत और वहां अमन चैन कायम करने की बदौलत इसमें भी इनको एज रहेगा विपक्षी दलों के मुकाबले। ठीक है, चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और शुरुआत करते हैं अब्बास हैदर जी आपसे। आप लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार कह रही है, आज भी आप योगी जी के भाषण को उठाकर देखिए, उन्होंने सपा और बसपा को संरक्षण देने वाली सरकारें करार दिया, माफियाओं को, अपराधियों को, गुंडों को।
देखिए सत्यता से बहुत परे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाती है। आज आप देखिए कल की जो घटना है बरेली में, किस प्रकार से एक व्यक्ति को सरेआम गोली मारी गई। वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा संरक्षित है। किस प्रकार से भाजपा के बड़े नेताओं को छुट्टी नहीं है। आज आप देखिए लखीमपुर खीरी में एक आदमी जेल से बाहर आया था और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, किसी छुपा नहीं है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आप कह रही थी तो अखिलेश यादव को सहारनपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हर जगह इस निकाय चुनाव में दौरा करते हैं। निश्चित रूप से कर्नाटक में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहां भी अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार करेंगे। और न सिर्फ अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता बहुत ही सीरियसली निकाय चुनाव को लड़ रहा है। नहीं, लेकिन अब्बास जी ये सारी बातें तो आप लोग आजमगढ़ के चुनाव से पहले भी कहते हैं। जब बार बार पूछा जा रहा था अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं आए, कोई शीर्ष नेतृत्व से नहीं पहुंचा प्रचार के लिए, तब आप कहते काडर बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता जी जान से लड़ रहे हैं। क्या हुआ? आजमगढ़ में हार गए वो सीट आप लोग। देखिए आजमगढ़ की अचानक परिस्थिति है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव जी पूरी मजबूती से कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ नहीं गए प्रचार में। उत्तर प्रदेश से 17 निकाय लगभग सब में वो खुद गए। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल किया है निकायों को। और यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हुआ, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, जो भी बीमारियां हैं, कूड़ा सफाई गंदगी, इन मामलों पे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं। चलिए ये सवाल हम प्रशांत जी के पास लेकर जाएंगे, लेकिन आज महत्वपूर्ण सवाल जैनेंद्र जी आपसे ये कि ओपी राजभर ने देखिए क्या बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि शिवपाल जी जो है वो भले ही साथ में है समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनके सारे कार्यकर्ता तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रसपा जो उन्होंने बनाई थी, उनके साथ जुड़े हुए जो पदाधिकारी थे, बहुत से कार्यकर्ता थे, आप देखिए लाइन लगाकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। रोज खबरें आती हैं। शिवपाल जी जो हैं, आप बताइए जो इनके 61 पदाधिकारी बनाए गए थे, महासचिव बनाए गए थे, उनमें कितने माननीय शिवपाल जी के पार्टी के लोग शामिल किए गए थे? एक भी नहीं किया गया था। अभी प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी, उसमें कितने प्रसपा के प्रवक्ता शामिल किए गए थे? एक भी नहीं किया गया था। आखिर जो लोग माननीय शिवपाल जी के साथ 4 साल कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, उन्हें विधानसभा चुनावों के दौरान टिकट नहीं मिला, उन्हें समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी पद या कोई भी इज्जत नहीं दी जा रही है, तो वो सभी लोग एक तरह से भाजपा का ही बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। बेशक वो ठप्पा उनके ऊपर समाजवादी पार्टी का लगाओ। आप मुझे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, अभी कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, शायद जो हमारे पत्रकार महोदय ठीक है, कानून व्यवस्था पर आप अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी बात आप कह गए, इसको तो मैं अब्बास हैदर जी के पास ले जाना चाहूंगी। अब्बास हैदर जी, यहाँ तो सुभाषपा का साफ कहना है कि शिवपाल यादव आज जरूर गए हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन आज भी वो दिल से मन से उनके तमाम कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो गेम ही उल्टा हो गया। देखिए बड़ी विचित्र बात है कि सुभाषपा को समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव जी की बड़ी चिंता रहती है सुबह शाम। भले ही एक प्रयास कर रहे हो कि इनका नाम भाजपा के रजिस्टर में दर्ज हो जाए। अब पहले सुभाषपा अपना स्पष्ट करे कि वो है किसकी तरफ की, वो विपक्ष में है कि पक्ष में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े और सम्मानीय नेता हैं, और निश्चित रूप से जो भी लोग उनके साथ में आए हैं, किसी का धीरे धीरे पार्टी में समायोजन होगा, बहुत से लोग का हुआ, इसकी चिंता करने की सुभाषपा को आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी एक मुश्त होकर के, एक ईमानदारी से सब लोग मिल करके निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, और आने वाला जो 13 तारीख है उसको नतीजे दिखा देंगे कि समाजवादी पार्टी में सब साथ है कि नहीं। ऐसी बात मैनपुरी चुनाव के भी समय हो रही थी, तब आप देखेंगे कितने भारी अंतर से समाजवादी पार्टी वहां पर भी चुनाव जीती। ऐसे ही कहा जा रहा था कि शिवपाल जी दिल से नहीं है, मन से नहीं। मुझे नहीं लगता इस तरह की बेबुनियाद बातों पर टिप्पणी करने का भी कोई औचित्य बनता है। चलिए ठीक है, आप बेशक इस पर खुलकर नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है जयेंद्र जी, आप 10 सेकंड इसका जवाब दीजिए, क्योंकि उसके बाद राउंड 2 शुरू करने। अगला सवाल आप सबके लिए आ रहा है। देखिए हमारे अच्छी बात की कि भविष्य में संयोजन किया जाएगा। ऑलरेडी 18 महीने से वो लोग साथ में बैठे हुए हैं, उसके बाद समायोजन नहीं हो पाया, तो आगे क्या होगा, यही मेन मुद्दा है। ठीक है, लेकिन ये सवाल सुभाषपा के लिए भी है, यही सवाल बसपा के लिए भी। बड़ा सस्पेंस से आप लोग हैं किस तरफ, कह तो देते हैं चुनावी मैदान में अकेले उतरे हैं, या तो खेल बिगाड़ते हैं या वोट कटवा साबित होते हैं, कहीं किसी को चुपचाप समर्थन देके सरकार बनवा देते हैं, स्पष्ट नहीं करते अपनी स्थिति। ठीक है, राउंड टू की शुरुआत हो रही है। और दूसरा सवाल आप सबके लिए, ये है, मैं आ रही हूं जयंत जी आपके पास। क्या सभी 17 निगम सीटें जीत पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी सभी 17 निगम सीटें जीत पाएगी?
बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसका जवाब सबसे पहले प्रशांत पटेल जी से ही लेते हैं। प्रशांत जी, 2024 के लिए तो उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य आपने रखा है कि सारी सीटें जीतनी है और उसी के हिसाब से रणनीति को लेकर के चलना है। तो फिर शुरुआत निगम से हो जाए। 17 सीटें जीत पाएंगे क्या? कैसे जीतेंगे? निगम की सीटें जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार भी हम खाली 2 सीटें रह गई थी, लेकिन इस बार हम कमी पूरी कर देंगे। सभी सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। हमारे नेता लगातार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और बाकी सभी प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, सभी लोग लगातार सघन अभियान चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जो पहले चरण का जो वोटिंग हुई है 4 तारीख को, उसमें हमें पूरी तरीके से जनता का समर्थन मिला है और अगले चरण में भी हम ये जो 7 तारीख को भी हम इसी तरीके से पब्लिक का, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम 17 की 17 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। साथ ही साथ नगर पालिका और नगर पंचायत में भी 80% से अधिक सीटों पर विजय श्री हासिल करेंगे। ठीक है, जैनेंद्र प्रताप सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बीजेपी का दावा है 17 में से 17 निगम की सीटें जीतेंगे और पंचायतों में भी 80% से ज्यादा सीटें जीतेंगे। नहीं, देखिए, पंचायतों में तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि विपक्षी पार्टियों का पलड़ा भारी है, लेकिन नगर निगमों में जो वोटिंग हुई है, कहीं पे 35%, कहीं पे 40%, कहीं पे 26%, तो ये बीजेपी के लिए चिंता के विषय है कि इनका जो वोटर है 16 में से 14 इनके पास नगर निगम थे, तो ये इनके लिए चिंता का विषय है कि इनका वोटर निकला ही नहीं है चुनाव में वोट देने के लिए। अभी आगरा से मैं खबर देख रहा था कि 9 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए, अधिवक्ता उसके लिए धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जरूर पैदा करता है कि इन्हें समय रहते अगले जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारे नेताजी बार बार कहते हैं कि जो गठबंधन होता है वो चुनावों से पहले या चुनाव होने के तुरंत बाद, जबकि किसी को बहुमत नहीं मिला होता है, उस समय होता है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि गठबंधन किसी भी वक्त हो, लेकिन आप लोगों के बयान और आप लोगों के साथी बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, इसीलिए बार बार आपसे पूछना पड़ता है, हर रोज पूछना पड़ता है कि आज आप किसकी तरफ हैं। ठीक है, राजनीति में हजारों लोग, विजय मिश्रा जी, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, बात आ गई आपकी। विजय मिश्रा जी, 17 में से 17 निगम सीटें बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे। आपने तो 11 मुस्लिम मेयर कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, इतना बड़ा दाम आप लोगों ने चला है। आस्था जी, भाजपा बहुत कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमने पिछली बार 2 सीटें जीती थी, 2 नगर निगम हमारे थे, और जब से वोट परसेंटेज कम हुआ है भाजपा के पदाधिकारी और मंत्री और मुख्यमंत्री के अंदर एक डर सा हो गया है। और उसके बाद से अगले दूसरे चरण में उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं अपनी बढ़ा दी। उनके मंत्री विधायक क्षेत्र में निकल गए, घर घर हाथ पैर जोड़ रहे, भैया आप वोट डालने निकलो। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान है, चूंकि भाजपा की नीति से लोग इतना ऊब चुके हैं। इनके जो बड़े फॉरवर्ड वोट थे, व्यापारी जो वोटर था, वो जीएसटी से परेशान, वो रंगदारी से परेशान, वो इनके नेताओं से परेशान। तो जो मूल वोटर शहर का भाजपा का कभी रहा, वो पूरी तरह ऊब के उसने एकदम त्याग दिया, भाई मुझे वोट ही नहीं देना है। तो उससे ये साबित होता है कि भाजपा पूरी तरह नगर निगमों में कमजोर है और इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर होती है, क्योंकि इनके यहाँ दूसरी पार्टी से आए नेता जब उनका प्रचार करते हैं, जनता भी सोचती है यार ये तो कल तक सपा में था, आज ये भाजपा का प्रचार कर रहा है, तो इससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, आपके भी तो नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके भी नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो चुनावी मौसम में दल बदलना ये तो बहुत आम है, करते हैं लोग। हमारी पार्टी का जो नेता बीजेपी में के सचान का नाम आया, बहन जी ने उसको पहले निकाल दिया था। हमारे यहाँ कोई अपने आप नहीं जाता, बहन जी उनकी शक्ल देख के समझ लेती हैं और उनको पहले ही निकाल देती हैं पार्टी से, क्योंकि वो मौका। शाइस्ता परवीन के मामले में बस पीछे रह गए आप, वहां शक्ल नहीं देख पाए आप उनकी। मैंने कहा ना, शाइस्ता परवीन का मामला पुलिस का है, पुलिस जुड़े का है ना, हमने मना किया। आप बार बार हर डिबेट में बोलती शाइस्ता परवीन नहीं, क्या पता आपने फैसला लिया हो या लेने वाले हो, इसलिए मेरा फर्ज है सवाल पूछना। मैंने कहा हो सकता है आज कुछ आप अपडेट दे दें कि आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है या निकाल दिया है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, अदालत भी अपना काम कर रही है, लेकिन जिसकी पार्टी का सदस्य है वो क्या कर रहा है, ये मेरा फर्ज है पूछना। इससे बड़ा एक्शन क्या होगा, उनसे उनको प्रत्याशी हटाकर हम लोगों ने सईद अहमद को प्रत्याशी बना दिया। पार्टी में रखा हुआ है ना अभी भी, भाई अब इसको अभी भी रखा हुआ है ना पार्टी में। आपको डर लग रहा है क्या? 11 मुस्लिम उम्मीदवार मेयर के आपने उतारे, अब शाइस्ता परवीन का भी आप पत्ता काट देंगे पार्टी से, डर लग रहा है क्या? आप कोई कार्ड फेल हो जाएगा आपका? नहीं, डर क्यों लग रहा है, डर क्यों लग रहा है? या इंतजार कर रहे हैं कि एक बार वोटिंग हो जाए उसके बाद अनाउंस कर देंगे? बना दिया गया, एक बार वोट पूरे हो जाए उसके बाद अनाउंस कर देंगे कि अब शाइस्ता से कोई लेना देना नहीं है। वोट तो पूरे ही हो रहे हैं,
वोट तो पूरे ही हो रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। हम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं जिस तरह भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अब आप ये कहेंगे तो प्रशांत जी कहेंगे कि हर हार से पहले आप लोग इसी तरह की भूमिका बनाते हैं। प्रशांत जी, बसपा कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, अरे यहाँ तो बहुत बैलेट पेपर से भी चुनाव होता है, सारा चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, यहाँ बैलेट पेपर से भी बहुत चुनाव होता है। प्रशांत जी, इतने लोगों के नाम काट दिए गए, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं तो है, शिकायत करिए निर्वाचन आयोग से, चुनाव में कितने लोग, कोर्ट जाइए, निर्वाचन आयोग से शिकायत करिए जाके, निर्वाचन ये लोग लेकर जाइए विद ये लोग प्रूफ। किसका होता है या बताइए, सरकार का होता है, ये लोग सरकार का होता है, नाम घटाने बढ़ाने प्रशांत का जी, सरकार का होता है, निर्वाचन आयोग एक महीने लग रहा है प्रशांत जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, रुक कर लेते हैं आलोक वत्स जी का। आलोक वत्स जी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अभी से ही कोई भूमिका बननी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी सरकारी मशीनरी का जिक्र कर रही है, अपनी अपनी रणनीति सबने चल दी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 17 में से 17 मेयर अपने बनवाएंगे इस बार। देखिए, वो 17 में 17 जीतेंगे या नहीं, ये दावा तो सब लोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष अभी से भूमिका बांध रहा है, उससे लगता है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव हो रहा है वहां की व्यवस्था को लेकर, वहां की सुविधाओं को लेकर, वहां पर लोगों को क्या मिल रहा है, सरकार से क्या मिला है, आगे क्या मिलने की उम्मीद है, इन चीजों को लेके हो रहा है। और उन चीजों में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इन सभी पार्टियों से आगे चल रही है, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो बीमा का मामला हो, स्वास्थ्य में, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे वो घर देने का मामला हो, या वो मेट्रो रेल का विस्तारण हो, या हवाई अड्डे का विस्तारण हो, या रेल का विस्तारण हो, या हर जिले में हॉस्पिटल की कवायद करने की बात हो, तो ये सब चीजें धरातल पर उतरी हैं और लोगों को इससे डायरेक्ट रिलीफ मिला है। इस कारण ये चुनाव विकास बनाम दूसरी चीजें हैं। अब ये जाति और धर्म के बात नहीं है, इसमें जिसने विकास किया उसको वोट मिलेगा। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अब वो 17 से 17 परफॉर्म करती है या 17 से 16 परफॉर्म करती है, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन निश्चित ठीक है, आप लोग निगम के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। प्रशांत जी, मुझे उम्मीद है कि जल्द कनेक्ट हो जाएंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई निगम के मुद्दों से बचा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अब हम राउंड 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके लिए जो सभी पैनलिस्ट पर सवाल आने वाला है वो ये है कि क्या निकाय में बीजेपी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष? क्या विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ता दिख रहा है? बिखरा तो नहीं है? निकाय चुनाव को कितनी संजीदगी से ले रहा है विपक्ष? प्रशांत जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। प्रशांत जी, बड़ा सवाल यही है कि क्या निकाय चुनाव में विपक्ष बीजेपी को मजबूती से टक्कर दे रहा है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कहीं विपक्ष नहीं दिख रहा है। आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव जी चुनाव में खाली 1-2 जिलों पर ही दिखे, सहारनपुर में और लखनऊ में दिखे, और बलिया में किस तरीके से नारद राय, राम गोविंद चौधरी और जिलाध्यक्ष की आपस की तू मैं स्टेज पर सभी लोगों की दिखी। पश्चिम में भी इनका लोकदल से गठबंधन लगभग टूटा हुआ है। तो जनता भी देख रही किस तरीके से कौन नेता हमारे बीच में आ रहा है, कौन लोग खाली कार्यालय में बैठ करके और टीवी और सोशल मीडिया पे ही बैठ कर खाली प्रचार कर रहा है हमारे। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। प्रशांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लग रहा है कि उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन वो बात कह रहे थे अब्बास हैदर जी कि केवल सोशल मीडिया पर बैठकर प्रचार हो रहा है, 1-2 जिलों के अलावा वो तेजी दिखी नहीं है आपके प्रचार में। ये इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, उनको शायद जानकारी नहीं है, इसीलिए वो गलत बेबुनियाद बात कर रहे हैं। गोरखपुर से लेकर के और सहारनपुर तक अखिलेश यादव जी लगभग सब जगह पहुंचने का प्रयास किया और समाजवादी पार्टी का एक नेता कार्यकर्ता काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या, पिछले राउंड में मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उसका भी जवाब यहाँ पे देना चाहूंगा। देखिए, बात क्या है कि ये दावा तो 80 में से 85 और 17 में 27 सीट जीतने का भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, नगर निगमों से जुड़े मुद्दे हैं, नगर पालिकाओं से जुड़े मुद्दे, उन पे बात क्यों नहीं कर रही है? मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर बालू अड्डे पे कितने बच्चों की मौत हो जाती है दूषित पानी पीने से। उत्तर प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, इनसे हजारों बच्चों की मौत होती है भाजपा की सरकार में। इनके नगर निगम, नगर निकाय लगभग ज्यादातर उत्तर प्रदेश में, वहां पे इन्होंने क्यों फॉगिंग समय पे नहीं करी? इन पे बात क्यों नहीं होती है? ये कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था पे चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निगम का, जब
जबकि सत्यता यह है कि पहले दिन वोटिंग के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की बेटे को गोली मारी जाती है। ये स्थिति कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में, लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। झूठ का एक समय सीमा होती है, एक्सपायरी डेट होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। आपने जो सवाल उठाए हैं उन्हें प्रशांत जी के पास लिए चलते हैं, वो कनेक्ट हो गए। प्रशांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि आप निकाय के चुनाव जो हैं वो असल मुद्दों पर लड़ना ही नहीं चाहते। ना आप खरंजों पे बात कर रहे हैं, ना सड़कों पर, ना नाली पर, ना कूड़े पर। आप सिर्फ माफिया की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और उसमें भी कमी निकाली जा रही है विपक्ष द्वारा कि इतनी घटनाएं हो रही हैं और आप कानून व्यवस्था का ढोल पीट रहे हैं। देखिए, हम तो लगातार विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हमने 2022 के चुनाव में विकास के मुद्दे पर लड़ा, उसके बाद जितने बाई इलेक्शन हुए उनमें सभी हमने विकास के मुद्दे पर लड़े। जनता हमें विकास के मुद्दे पर ही समर्थन दे रही, साथ में कानून व्यवस्था तो चीजों से जुड़ा हुआ मामला है। क्या जो कानून का मुद्दा क्या निकाय चुनाव में नहीं हो सकता? क्या शहरों में मुद्दा नहीं हो सकता? क्या गाँव में ही कानून का मुद्दा हो सकता है? और माफिया का मुद्दा कौन लेकर के आए? हमारे लिए तो कोई एथिक मुद्दा नहीं था। अतीक और अशरफ के मारे जाने पर तो चुड़िया तोड़ने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे। ये लोग रोने लगे कि अरे भाई मुसलमान था, उस पर मार दिया गया। अभी इनके प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे नहीं तो जाना पिछड़ा था इसलिए मार दिया। जब हर जो कोई अपराधी माफिया मारा जाता है उसके जाति खोज के लाने लगते हैं। तो ये तो आप लोगों का चरित्र, उनके माफियाओं के अपराधियों के मारे जवाब देना चाह रहे हैं, रोने लगते हैं। हम लोग तो नहीं करते, हम तो जो अपराधी देखिए अभी इन्होंने एक बहुत ही अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने अपनी सरकार पे आरोप लगा दिया, इनको पता भी नहीं चला। जब ये शुरुआत में बोल रहे थे, मैंने उस बात को पॉइंट आउट नहीं किया। उसने कहा कि वो पुलिस से अनिल दुजाना भाग रहा था, हमने मार दिया। आप समझिए, ये एनकाउंटर नहीं होता है, इसको मारना हो कहते हैं, इसको जो है मारना कहते हैं, एनकाउंटर नहीं कहते। कानूनन अपराध है, इसको आप पता कर लीजिएगा। आप जो शब्द कह रहे हैं आप पहले उसको चेक करिए। दूसरी बात, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अगर 35% मतदान होता है, आप पता करें समाजवादी पार्टी ने 2012 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? क्या हमने डंप किए थे? क्या हमने बूथ कैप्चरिंग करी थी? नहीं की थी, भाजपा जीती थी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ईमानदारी से चुनाव हमने सुनिश्चित कराए। हमने ये नहीं कि हम वोटर लिस्ट से नाम काट दें। आपने क्या किया है? 35% अगर मतदान होते हैं तो शर्म की बात है सरकार के लिए। आप वोटर को मोटिवेट करके नहीं लेके आ पाए। आप समझिए कि जो 14, 12, 13% वोट पाएगा वो आदमी मेयर हो जाएगा, नगर पालिका के चेयरमैन और पार्षद हो जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। ठीक है, ये जो गणित आप बता रहे हैं, ये जो गणित आप बता रहे हैं अब्बास हैदर जी, मैं आलोकवत जी को लेकर आना चाहूंगी। यहां पर कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट से इतने नाम काट दिए गए कि उससे पोलिंग परसेंटेज प्रभावित हुआ है। आलोक जी 10 सेकंड फिर शो वाइंड अप करना है मुझे। का नाम कटा है, क्यों कटा है? अगर गलत कटा है तो इनको चाहिए कि उसको ले जाए कोर्ट में, उसको ले जाए चुनाव आयोग में और उस पर कोई फैसला लेकर आए, वहां का चुनाव स्थगित करवाएं, वहां का चुनाव प्रभावित करवाएं। सिर्फ टेलीविजन पे बैठ के बोल देने से कि 9 लाख वोट कट गया, ये जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी सत्यता है, ये भी तो प्रमाणित होनी चाहिए। ये चैनल ही दिखा रहा है, टीवी चैनल ही दिखा रहा है तो आप ले जाइए कोर्ट में, ले जाइए चुनाव आयोग के पास। ठीक है, हर चीज के लिए फोरम है इस देश में। किसी को शिकायत है तो हर चीज के लिए फोरम है इस देश में। लेकिन हाँ, अभी चुनाव प्रचार का वक्त है, अपने अपने मुद्दे उठाने का वक्त है और सरकार को चुनौती देने का वक्त है विपक्षी पार्टियों के लिए। देखना होगा जिन मुद्दों का जिक्र वो टीवी डिबेट में कर रहे हैं, क्या उतनी मजबूती से वो जनता के बीच में उन मुद्दों को या फिर उन कमियों को रख पाते हैं जैसा वो रोजाना टीवी डिबेट्स में कहते हुए दिखाई देते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगर आप अपने आसपास हो रही कोई घटना हमें बताना चाहते हैं या फिर आज के विषय पर कोई कमेंट करना चाहते हैं, कौन किस पर पड़ा भारी, ट्वीट कर सकते हैं #महाबहस पर। शो में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।